हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या बोल लो आप वेक्टर प्रोडक्ट होते क्या है। ठीक है। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं यहाँ पे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और एक है एन यूनिट वेक्टर। देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, दिख रहा है यहाँ पे थीटा लिखा है। ओके। और ये एन यूनिट यूनिट वेक्टर हमारा एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के और परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। और इसकी लेंथ क्या है? यूनिट लेंथ है, मतलब लेंथ क्या है? वन है। मैग्नीट्यूड क्या मतलब? वन है। ओके। सिंपल सी बातें हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि एक रिलेशन है इसके इसके और इसके बीच का। ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब ये वाला। या मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा इंटू में एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? यहाँ चल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर एक एन वेक्टर है। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन है ये। इसको आपको याद करना है। ओके। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, कभी बोलेंगे कि ये फाइंड करो, एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू। तब आप क्या करोगे? तब आप इसकी वैल्यू निकालोगे। ये मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अभी फिलहाल आप सिर्फ फॉर्मूले नोट करो और समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ। बाकी मैं बाद में फिर रिपीट करूंगा जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ओके। इसके अलावा अगर मैं पूछूं, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी? मतलब कहने का ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सबको पता है क्या होता है ना? सबको पता है ये वाली बात तो, कि हाँ इसके इक्वल होता है। अगर मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, बताओ। तो मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हम? इस साइड क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, साइन थीटा, एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने इधर मैग्नीट्यूड लगाया है, इसमें मैग्नीट्यूड लगाया है, तो मैंने इसके ऊपर भी पूरे पे मैग्नीट्यूड लगा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यही आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फिर मैग्नीट्यूड तो यही आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड निकालने पे वही वेक्टर आता है, वही आता है, मतलब सिंपल सी बात। समझ रहे हो? जैसे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसका मैं फिर मैग्नीट्यूड निकाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे और क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा तो एक कोई ना कोई वैल्यू ही तो होगी, मानते हो इस बात को? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा हो या ना लगा हो एक ही बात है। फिर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ एन यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर। और हम जानते हैं ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा। तो ये क्या आ चुका है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो लेंथ ही होती है, एक मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है ये। तो ये क्या आएगा? बस सिर्फ साइन थीटा इंटू में वन। लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो ये ऐसे फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। बाकी इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ये काम आएगा इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो था वो कहाँ गया, वो गायब क्यों हो गया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, इसलिए यहाँ पे इसमें नहीं है। ओके। इसके अलावा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा? अगर सेम वेक्टर है एंगल जीरो होता है। और अगर मैं जीरो पुट करूंगा इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। मेरे कहने का मतलब समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं कह रहा हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू जीरो आती है। मैं प्रूव भी कर रहा हूँ क्यों जीरो आती है। फॉर्मूला कहता है जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू होगी इसके इक्वल, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बी वेक्टर भी क्या है हमारा? ए वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर ही लिखना पड़ेगा मुझे। फिर इनटू में साइन थीटा। जब दोनों वेक्टर ही सेम है, सेम सेम, तो एंगल क्या होगा इनके बीच का? जीरो होगा, साइन जीरो। इनटू में एन कैप। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो इंटू कुछ भी हो, जीरो इंटू कुछ भी हो जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो आ गया।
ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना करना था हमें। कर लोगे ये? मतलब समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा था हमने। याद है सब कुछ? इसमें क्या होता था, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता था, है ना? ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना? और कब होता था जीरो, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर था बी वेक्टर के। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इसको इसको कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि ये अलग है वो अलग है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। इसमें क्या है, एन कैप है, यहाँ पे नहीं है। ये क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब जो वैल्यू आई है वो वेक्टर आती है। इसमें क्या आता है, स्केलर। ये स्केलर प्रोडक्ट है, हमने लिखा भी था, है ना, ये लिखा भी हुआ है। जो ये वैल्यू आई थी वो क्या थी, एक स्केलर वैल्यू थी। ये वेक्टर वैल्यू है। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। कब जीरो होगा, नोट कर लो, इफ एंड ओनली इफ। या तो ए जीरो हो, मतलब ए जीरो वेक्टर हो, या तो बी जीरो वेक्टर हो, या ये इंपॉर्टेंट है, या अगर ये दोनों जीरो नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। समझ रहे हो, ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, प्रूफ करो। और गिवन होगा कि ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब जीरो नहीं है, बी वेक्टर नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। तो बताओ कैसे पैरेलल प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे, आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर वैल्यू जीरो आ गई तो हम कह देंगे कि क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। लेकिन कंडीशन क्या है कि ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको सब कुछ समझ में आएंगी आगे चल के भी। ध्यान से अभी सुन लो बस, इसको नोट कर लो ये क्या कह रहे हैं बस। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, आई क्रॉस आई जीरो होता है। अच्छा, अब इससे कंफ्यूज इससे मत होना। इसमें इसमें क्या था, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन होता है, इसमें वन था, है ना? लेकिन इसमें क्या है, सेम से सेम करने पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे सेम से सेम करने पे वन आ रहा था। ठीक है, टोटली डिफरेंट। और जीरो क्यों आ रहा है, मैंने बता रखा है पहले भी। देखो ये देखो, याद है कुछ? अगर हम आई क्रॉस आई करेंगे, मतलब करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई। मैं कर दूं, देखो मैं कह रहा हूँ कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलने वाला है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फिर आई कैप इंटू में साइन आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो साइन जीरो फिर एन यूनिट वेक्टर। तो ये बताओ, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो इंटू कुछ भी हो जीरो आएगा। समझ रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब वेक्टर सेम होते हैं ना तो उनके बीच का एंगल जीरो होता है, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है। तो इसलिए ना आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के भी जीरो होता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो है और साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है। ओके, ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा जब आप डिफरेंट लेते हो, मतलब आई के साथ क्रॉस करवा रहे हो जे को, तब के मिलता है, जे के साथ करवा रहे हो के को, तब आई मिलता है, और के के साथ करवा रहे हो आई को, तब जे मिलता है। तो इसे याद कैसे करें, तो ये तरीका याद करने का, एक आप सर्कल बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर लिखना आई फिर जे फिर के। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे हमारी घड़ी चलती है ना उस तरह। तो आई से जे गया, मतलब आई क्रॉस जे किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, के, तो मुझे के मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं जे से जा रहा हूँ के पे, मतलब जे क्रॉस के, तो नेक्स्ट क्या है, आई, तो मुझे आई मिल जाएगा। फिर मैं जा रहा हूँ के से आई पे, मतलब के क्रॉस आई, तो नेक्स्ट क्या है, जे, तो मुझे जे मिल जाएगा। ठीक है, ये कब मिल रहा है, जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। अगर मैं पूछूं आपसे कि आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आप तो बोल दोगे कि सर के होगा, क्योंकि आई क्रॉस जे, नेक्स्ट क्या है, के। अभी आपने बताया कि अगला वाला देखना है, के। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, के क्रॉस आई क्या होगा, तब बताओ, सॉरी जे क्रॉस आई क्या होगा, जे
क्रॉस आई, जे से आई जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसा था, लेकिन अब जा रहे हैं हम ऐसे, ऐसे। तो अब नेक्स्ट क्या है, के, लेकिन हमें, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज गए थे, इसलिए हम माइनस का के कैप लिखेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, आई क्रॉस जे तो के आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई के नहीं आएगा, माइनस के आएगा। ओके, ये बात आप याद रखो, ठीक है। सेम ऐसे ही, ऐसे ही सेम टू सेम, जे क्रॉस के आई, आई है ना, अगर मैं पूछूं के क्रॉस जे क्या होगा, तो वापस आप बोलोगे सर के से हम जे पे जा रहे हैं, के ये रहा, जे ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। क्लॉकवाइज ऐसा था, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जा रहे हैं। और हम नेक्स्ट क्या हमारा, आई, तो आई तो आंसर आएगा, लेकिन नेगेटिव का आएगा। ओके, तो नोट कर लो, जे क्रॉस आई हमारा माइनस के होता है, के क्रॉस जे हमारा माइनस का आई होता है, और आई वेक्टर मतलब आई कैप क्रॉस के कैप, आई ये रहा और के ये रहा, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो अगला क्या है जे, लेकिन एंटी क्लॉक वाइज गए हैं तो माइनस का जे कैप आएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, ये और ये, दिख नहीं रहा, माइनस का जे, ठीक है, दिख गया। इसके बाद ये के कैप लिखा है मैंने, ठीक है, ये आई कैप क्रॉस के कैप लिखा है, और इधर मैंने माइनस का जे कैप लिखा हुआ है, आपको दिख गया होगा। ओके, इसके बाद हमने सब कुछ कर लिया है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होती है, ठीक है। इसको नोट कर लो। डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, इसमें हमने सीखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ठीक है। यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, सेम आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, याद रखना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल नहीं होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, वो इक्वल होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाता है। ओके, ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला। इससे पहले मैं कुछ बातें, एक बात और बता दूं, बस एक लास्ट बात है। देखो, हमने सीखा है कि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ये होती है, लेकिन हो सकता है कि हम इससे ए क्रॉस बी वेक्टर ना निकाल पाए, क्योंकि हमें थीटा गिवन ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है, हमें सिर्फ ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है। तब हम क्या करेंगे, तब हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसकी हेल्प से। अब ये क्या है, देखो, अगर ए वेक्टर हमारे पास कुछ गिवन है, मतलब ए आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर गिवन है हमारे पास ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, तब हमें एक क्रॉस बी की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ रखा है, कैसे निकालते हैं। ऊपर वाली रो में आप आई जे के लिख दोगे, सेकेंड रो में आप ए वन बी वन सी वन, मतलब जो ए वेक्टर था ए वन बी वन सी वन लिखना होगा, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में आपको बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने हैं आई जे के। आई का कोफिशिएंट ए टू है, जे का बी टू है, सी का के टू है, और आपको सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है और आंसर मिल जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट, और मैच करते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, आप खुद निकाल लो। ए क्रॉस बी निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या फॉर्मूले ने बताया हमें, इसने बताया आपको कि क्या करना है। पहले तो आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है, फर्स्ट रो में आपको आई जे और के लिखना है, सेकेंड रो में ए वेक्टर जो है हमारे पास उसके कोफिशिएंट लिखने हैं आई जे के। आई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वन है, यहाँ पे वन आएगा। जे के साथ में क्या है, माइनस सेवन, मतलब माइनस का सेवन आएगा। के साथ में क्या है, सेवन, तो सेवन आएगा। फिर इसके बाद ए टू बी टू सी टू, मतलब बी वेक्टर का कोफिशिएंट जो कि क्या क्या है, थ्री है, जे का माइनस का टू है, और के का कोफिशिएंट टू है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आई कैप माइनस सेवन इंटू टू, माइनस का 14, फिर माइनस सेवन इंटू में माइनस टू, मतलब माइनस का 14, माइनस माइनस का 14, मतलब प्लस का 14 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 14 माइनस माइनस 14, उसके बाद साइन माइनस लगता है,
सबको बातें पता होगी। फिर हमें जे कैब लिखना है और अंदर में 1 इंटू में 2, 2 माइनस 7 इंटू में 3, 21। ओके, फिर प्लस का के कैब और यहाँ पे 1 इंटू में -2 मतलब माइनस का 2, फिर माइनस -7 इंटू 3 -21 और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 21। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास बताओ। -14 + 14 0 है ना, 0 आ गया, 0 आई कैप। फिर -2 मतलब माइनस का 19, -19 एक बाहर भी माइनस है तो -19 इंटू माइनस प्लस का 19 आएगा मतलब 19 जे कैप। फिर -2 + 21 मतलब प्लस का 19 तो प्लस का 19 के कैप। ये हमारा आंसर आ चुका है, बस हमें इतना ही करना था। ठीक है, तो हमने क्या निकाला है, हमने वेक्टर तो निकाल लिया, मतलब ए क्रॉस बी निकाल लिया है ना। ए क्रॉस बी क्या आया, ए वेक्टर आ चुका है। लेकिन फाइंड हमें ये नहीं करना था, सिर्फ हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। देखो हमने अभी क्या निकाला है, हमने अभी निकाला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो कि ये रहा। ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, पता है कैसे निकालते हैं, सबने सीख रखा है मैग्नीट्यूड निकालना। कोई ऐसा है जो भूल चुका हो तो मैं रिपीट कर दूं। ऐसे निकलता है, बस आपको रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर लिखना होता है। एक्स वाई जेड क्या होते हैं, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। ठीक है, तो मतलब करना क्या है हमें, हमें यहाँ पे रूट के अंदर आई के साथ में क्या है, जीरो, जीरो का स्क्वायर लिखना है। कोई फायदा नहीं है लिखने का, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। जे का कोफिशिएंट 19 है, 19 का स्क्वायर। ठीक है, फिर के का कोफिशिएंट 19 है मतलब 19 का स्क्वायर। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली बताओ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 19, तो इसकी वैल्यू 19, 19 मतलब 2 टाइम्स 19, 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर। ओके, 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर मतलब 19 बाहर आ गया और √2 बच गया अंदर। ये हमारा आंसर आ गया। जिनको ये समझ में ना आया हो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक काम कर लो, अब 19 का स्क्वायर ना कॉमन ले लो रूट के अंदर। ठीक है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे भी कॉमन पूरा आ चुका है 1, तो 1 + 1 2 हो गया। ये क्या आ चुका है, 2√19 का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1 2, क्योंकि इस पे स्क्वायर था ये बाहर आ गया और √2 बच गया। ठीक है, ऐसे कर लो। ये आपको मन कर रहा है मैं वैसे करूँ तो 19 का स्क्वायर की वैल्यू पता ही है आपको, इसकी वैल्यू भी पता है, ऐड कर लो फिर रूट निकाल लो, आपको आंसर यही मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, मतलब एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी यूनिट मैग्नीट्यूड हो और किसके परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों से 90-90 डिग्री एंगल बना रहा हो। ऐसा हमें एक वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या हो, यूनिट लेंथ एन कैप फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड, सोचो। तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो एक काम करते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू जो भी आएगी उसको लेट कर लेंगे हम कैपिटल ए वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू जो है उसको लेट कर लेंगे कैपिटल बी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत, ताकि ये बार बार पूरा ना लिखना पड़े। तो बताओ मुझे कैपिटल ए वेक्टर की वैल्यू क्या आने वाली है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनको ऐड कर दो, 3 + 1 4 आई कैप, 2 + 2 मतलब 4 जे कैप और 2 - 2 मतलब 0 0 के कैप। और हमारा कैपिटल बी वेक्टर क्या आने वाला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, मतलब इसमें से ये माइनस करना है। 3 - 1 2, 2 आई कैप, 2 - 2 0 मतलब +0 जे कैप और 2 - -2 मतलब +4 हो गया ना, प्लस का 4 के कैप।
ओके, तो ये वैल्यू मिली हमें ए वेक्टर की और बी वेक्टर की। अब बताओ मुझे, मैंने इसको ए वेक्टर मान लिया है, कैपिटल ए वेक्टर, इसको मैंने कैपिटल बी वेक्टर मान लिया है, कुछ भी मान सकते हो आप, एम मान लो, एन मान लो, जो मन करे लेट करने का वो लेट कर सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, इनके दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करना है, और हम जानते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होता है दोनों से। ये बात सबको पता है। तो आप भी जल्दी से ये काम कर लो। तो फाइंड करना है हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी हमें। पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसे यूज किया था, जल्दी से वापस से यूज कर लो। तो आई जे के लिखना है हमें पहले, तो आई जे और के, उसके बाद A1 B1 C1, मतलब जो ये वेक्टर है पहले वाला, उसके कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 440, मतलब 440। फिर जो बी वेक्टर है उसके कोफिशिएंट, यहाँ पे बी वेक्टर की कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 204 है ना, 20 और 4। डिटरमिनेंट जल्दी से निकालो और बताओ क्या वैल्यू आएगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आने वाली है आई कैप 4 × 4 16, -0 × 0 0, फिर -j कैप, और 4 × 4 16, -2 × 0 0, फिर +k कैप 4 × 0 0, -2 × 4 8, मतलब माइनस का 8। ओके, डिटरमिनेंट निकालना सबको आता होगा। पहले आई लिखना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर जे लिखना है, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर के लिखना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जे में नेगेटिव आता है बस, जिनको ना आता हो चैप्टर 3 जाके देखो। इसके बाद वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 16 आई कैप, -16 जे कैप, और -8 के कैप। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक है, मतलब समझ गए ना। अब बताओ मुझे, क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं है, है ना। हमें फाइंड करना था यूनिट वेक्टर। हमने एक वेक्टर तो फाइंड कर लिया है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, इसके और इसके। ओके, लेकिन हमें कहा गया कि हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है। तो अब हम जल्दी से इसका यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लो इसे, कुछ ना कुछ लेट कर लो इसको, इसको हमने लेट कर लिया। ठीक है, लेट, इसको कर लो एन वेक्टर लेट। ठीक है, लेट 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एन यूनिट वेक्टर, है ना। एन यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो, इसलिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं हम ये, एन वेक्टर डिवाइड में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकलता है हमारा यूनिट वेक्टर। सबको ये बात पता होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एन वेक्टर क्या है हमारा, 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप, डिवाइड में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब रूट के अंदर 16 का स्क्वायर, फिर प्लस -16 का स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर ही हो जाएगा, फिर प्लस -8 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कहा गया, माइनस यहाँ पे है, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ही आने वाला है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप, डिवाइड में, चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर गलत कर दिया आपने, यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, माइनस माइनस, अब स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो अब क्या आने वाला है, रूट के अंदर 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 256 होता है, तो 256 प्लस 256, ठीक, क्यू 256 आया, -16 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फिर -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, मतलब 64 आएगा। इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, 576। मैंने ऐड कर रखा है पहले भी, तो मुझे पता है, आप ऐड कर लेना। और ये होता है ना 24 का स्क्वायर होता है ये, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 24 आने वाला है। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 256, स्क्वायर से रूट कैंसिल,
तो हमें 24 मिलेगा। तो ये आंसर क्या आ चुका है, 16 हमारा आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन में 24। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहो तो इसे सेपरेट कर सकते हो, मर्जी है, नहीं करना चाहो तो मत करो, करना चाहो तो कर लो। ये क्या आ चुका है, 16/24, 8 2 16, 8 3 24, तो 2 आई कैप अपॉन में 3, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस से -2/3 जे कैप, और 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो जे कैप अपॉन में 3। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ इतना ही करना था, लेकिन एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे दो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और इसके जो नीचे होगा -n कैप, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो। तो आप अगर चाहो एक और आंसर निकालना, मैं कह रहा हूँ इतने में काम बन चुका है, अगर आप एक और आंसर निकालना चाहते हो इन केस, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, समझ रहे हो। और यहाँ पे आप आंसर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एक और आंसर के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एन कैप माइनस के साथ आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन है। बाकी इतना समझ में आ गया होगा, इतना इनफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान सा है। इसे करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। इस पे हमने अच्छे से बात कर रखी है एक्सरसाइज 10.2 में, आपने देखी होगी वीडियो, अच्छी बात है, ना देखी हो तो देख लेना, ठीक है। हमें जानना है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कोई भी वेक्टर गिवन हो, उसके स्केलर कंपोनेंट, लिखा भी है स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। जैसे कि यहाँ पे आई के साथ में क्या है, एक्स, जे के साथ में क्या है, वाई, के साथ में क्या है, जेड, तो एक्स वाई जेड हमारे स्केलर कंपोनेंट है, यही हमारे डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो इसे निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर है, ए के ऊपर क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, उसके स्केलर कंपोनेंट को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। मतलब एल एम एन, हम इसे डिनोट करते हैं एल से, एम से और एन से। ये क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, डन। या हमें एंगल गिवन हो, एंगल अगर हमें गिवन होगा, मान लो ये ए वेक्टर है, ये इसने बनाया एक्स एक्स के साथ में अल्फा एंगल, वाई के साथ में बीटा एंगल, जेड के साथ में गामा एंगल, तो हम निकालते कैसे हैं, एल की वैल्यू कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं। मतलब एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस गामा, एन इक्वल टू कॉस, सॉरी एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। ओके, तो ये तरीका है हमारे पास, या तो हमें वेक्टर गिवन हो तब हम उसके स्केलर कंपोनेंट किसके, यूनिट वेक्टर के फाइंड करके हम निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, या हमें एंगल गिवन हो, ठीक है। तो क्या हमें सीखने को मिला, एल की वैल्यू एक तो ये होती है और एल की वैल्यू एक कॉस अल्फा होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। हो सकता है आपने कभी देखा ना हो ये, अब देख लो इसको ध्यान से। ये रिलेशन है किसके बीच में, एल एम और एन के बीच में, एल एम और एन के बीच में, ठीक है। इनका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, आपको हमेशा 1 मिलेगा, चाहो तो कर लो, इसका स्क्वायर करो, इसका करो, इसका करो और जोड़ दो, आपको 1 मिलेगा, ठीक है। और एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉस अल्फा, एम क्या होता है, कॉस बीटा, एन क्या होता है, कॉस गामा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, हमें कहा गया है इफ अ यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है, हमें ये यूनिट वेक्टर गिवन है ऑलरेडी, तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर अगर है तो उसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, और उसको हम एल एम एन से डिनोट करते हैं। ये बात हमें क्लियर है कि नहीं। एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर। हमें ये यूनिट वेक्टर गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल एम और एन लिखा है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए।
उसके बाद कहा गया है मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई। जो ये बना रहा है एंगल आई के साथ, वो क्या बना रहा है, मतलब आई के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, पाई बाय 3। तो हमें क्या गिवन है, हमें एल की वैल्यू गिवन है कॉस, हमें पता है एल की वैल्यू क्या होती है, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना। और अल्फा की वैल्यू क्या है, एंगल क्या है, पाई बाय 3। ओके, ये गिवन है हमें। और एम क्या होता है हमारा, कॉस बीटा। और बीटा की वैल्यू क्या गिवन है देखो, एंड पाई बाय 4 विद जे कैप, मतलब पाई बाय 4 बना रहा है हमारे पास जे के साथ, मतलब वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, उसके बाद कहा गया है ये बना रहा है थीटा विद के कैप, मतलब के साथ बना रहा है, मतलब के क्या है हमारे पास, जेड एक्सिस, क्या बना रहा है थीटा, मतलब कॉस थीटा। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मतलब समझ गए ना। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3, बीटा की वैल्यू पाई बाय 4 और गामा की वैल्यू थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हम सब कुछ जानते हैं ये सब बातें, और हमें फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू पहले तो, उसके बाद हमें यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है हेंस फाइंड दी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, है ना। इसके कंपोनेंट्स क्या है, एल एम और एन, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ एल की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से। एल इक्वल टू क्या आएगा बताओ, कॉस पाई बाय 3 क्या होता है 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या क्या आती है हमारी 1/2, है कि नहीं, तो ये 1/2 आ गया। कॉस 45 क्या होता है 1/√2। ये दोनों वैल्यूज तो आ चुकी हैं, ये वैल्यू नहीं आई, तो हम कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि एल एम और एन में एक रिलेशन होता है कि नहीं। ये यूज करना है, ये कर लो, ये करना है, ये कर लो, मर्जी है आपकी। तो ये कर लेते हैं हम। तो हमें पता है कि एल स्क्वायर वी नो डेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना। मतलब एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, माइनस एन नहीं, एल लिखना था मुझे यहाँ पे, माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं वापस यहाँ पे, तो हमें क्या मिलने वाला है, एन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर, एम क्या है हमारे पास 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2 आएगा, फिर माइनस एल स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो इसे माइनस करो जल्दी से। तो 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, और 1/2 माइनस 1/4 1/4 होता है। तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो हमें एन की वैल्यू क्या मिलेगी, एन इक्वल टू में प्लस माइनस 1/2। ओके, तो हमने क्या किया, रूट कर दिया इधर, तो मुझे क्या मिलेगा +-2 1/2। ओके, तो एन की वैल्यू ये मिल रही है, और एन हमारा है क्या, एन हमारा कॉस थीटा है। तो मुझे क्या मिलने वाला है, हेंस कॉस थीटा इज इक्वल टू +-1/2। तो हमें नेगेटिव नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। क्यों, क्योंकि ना जो थीटा है ना वो लाइक करेगा हमारा 0 से 90 के बीच में, एक्यूट एंगल होता है हमेशा। थीटा क्या होता है 0 से 90 के बीच में होता है। सबको ये बात नोट कर लेनी है अभी, ठीक है। थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हमारा कॉस। तो हमें क्या मिलने वाला है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा 1/2 कब होता है बताओ, मतलब cos थीटा हमारा 1 होता है 60 पे, मतलब cos पाई अपॉन में 3 पे, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू पाई/3। ओके, तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है, एक काम तो हो गया। अब एक काम बचा हुआ था कि भाई इस ए वेक्टर की, ए यूनिट वेक्टर के एल एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी हो चुका है। थीटा क्या है हमारे पास पाई/3, तो cos पाई/3 क्या होता है 60, मतलब 1/2 वैल्यू आती है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी हमने 1/2। ओके, तो हमें आंसर हमारा आ चुका है, और कंप्लीट आंसर पूछा जाए कि अगला बताओ कि ए का यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो क्या होंगे कंपोनेंट्स, एल की वैल्यू क्या है 1/2, मतलब 1/2 आई कैप, एम की वैल्यू क्या है 1/√2, मतलब प्लस का 1/√2 जे कैप, और एन की वैल्यू क्या है, इस एन की वैल्यू क्या है 1/2, मतलब 1/2 के कैप। ओके, ये हमारा आंसर
कंप्लीट हो गया, बस आपको इतना ही करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स a क्रॉस b होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले हम क्या कर सकते हैं, a क्रॉस a प्लस बी। ओके, a क्रॉस a प्लस बी। ठीक है, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लिख दिया हमने, फिर b क्रॉस a प्लस बी। इसमें किसी को डाउट है क्या, क्या किया गया है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ ये किया है मैंने कि a को पहले क्रॉस करवाया इस पूरे के साथ, फिर b को क्रॉस करवाया इसके साथ। ठीक है, a प्लस बी के साथ, बीच में माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस है। ओके, और मैं किस साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मैं प्रूव करने वाला हूँ कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, a क्रॉस a। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस a क्रॉस b, फिर माइनस तो माइनस b क्रॉस a, फिर माइनस b क्रॉस b। इतना सबने कर लिया होगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमने याद करी थी। कोई भी वेक्टर अगर वो खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, करवाओगे आप ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इक्वल टू जीरो मिलता है हमेशा। तो यहाँ देख के बताओ क्या इसकी वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी? यहाँ पे भी क्या है, ए क्रॉस ए मतलब जीरो, प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस जीरो। जीरो क्यों लिखा है मैंने, बी क्रॉस बी सेम वेक्टर्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, तो आपने इसे कैंसिल क्यों नहीं किया, है कि नहीं? डाउट आ रहा है? आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ध्यान से देख लो, ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, माइनस टाइम करने पे इक्वल आते हैं। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, तो मैं इसको लिखने वाला हूं, ए क्रॉस बी माइनस माइनस ए क्रॉस बी। बताओ कोई डाउट इसमें, इक्वल टू जीरो? कुछ भी डाउट? सिंपल सी बात है। हमें पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस टाइम बी क्रॉस ए होता है। तो बी क्रॉस ए क्या होगा हमारे पास, बी क्रॉस ए क्या होगा, माइनस को इधर ले आओ, बी क्रॉस ए क्या होगा हमारे पास, माइनस को इस साइड ले आओ। तो माइनस इस साइड लाओगे तो माइनस का ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है, बी क्रॉस ए की जगह पे माइनस का ए क्रॉस बी पुट किया है, क्योंकि हमें आंसर में ना ए क्रॉस बी चाहिए जो प्रूव करना है। ठीक है, तो इसलिए बी क्रॉस ए की जगह पे ए क्रॉस बी पुट किया गया है। अब क्या बचा हमारे पास, ए क्रॉस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दोनों जगह पे सेम टू सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो टू टाइम्स ए क्रॉस बी, जो कि सेम टू सेम आ चुका है राइट हैंड साइड के बराबर, मतलब हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस आपको ऐसे और इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 काफी आसान सा है ये। हमें इंटीग्रेट करना है कि इस वेक्टर क्रॉस इस वेक्टर की वैल्यू जीरो है। ओके, और हम जानते हैं कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करा जाता है। आपको सिर्फ आई जे के लिखना है पहली रो में, उसके बाद पहले वेक्टर के कंपोनेंट स्केलर्स, मतलब a1 b1 c1 लिख दिया, फिर दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट a2 b2 c2 लिख के डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है बस। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे आई जे के लिखा हुआ है पहले, तो फिर 2 6 27 है ना। यहाँ पे 1 है इनटू में, तो 1 लैम्डा और म्यू, 1 लैम्डा म्यू। अब जल्दी से डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते हैं सबको पता है, आई, फिर इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 6 इंटू म्यू, 6 म्यू माइनस 27 इंटू लैम्डा, 27 लैम्डा, फिर माइनस लिखना होता है, फिर जे कैप। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे करना होता है, तो 2 इंटू म्यू, 2 म्यू, 27 इंटू 1 27, बीच में माइनस आता है, फिर प्लस के कैप और 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू 1 6, इक्वल टू में क्या है, जीरो है।
है ना, जीरो है इक्वल टू में। अब जीरो ना लिख के जीरो वेक्टर लिख दो यहाँ पे, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, क्योंकि हमें कंपेयर करना है अभी बोथ साइड। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलने वाला है बताओ। यहाँ पे आई के साथ में क्या है, 2 म्यू - 27 लैम्डा। यहाँ पे क्या है, आई के साथ में जीरो। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लिख देना आप, हमें क्या मिलने वाला है, 6 म्यू - 27 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। और इसे कंपेयर करो इससे, तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, -2 म्यू - 27 इज इक्वल टू जीरो। और के को के से कंपेयर करो, तो हमें मिलने वाला है 2 लैम्डा - 6 इक्वल टू जीरो। 2 लैम्डा - 6 इक्वल टू जीरो। तो हमें आंसर मिल चुका है, आपको भी दिख रहा होगा। इसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस इधर आके जीरो हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव क्यों कर रहा हूँ, माइनस इधर आके जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो जीरो मिलेगा। और 2 म्यू इक्वल टू हमें मिलने वाला है 20 का 7, मतलब म्यू की वैल्यू मिलने वाली है हमें 27/2। ओके, 27 लिखा है। और यहाँ से लैम्डा निकाल लो, लैम्डा इज इक्वल टू मिलने वाला है -6, इधर आके 6 हो जाएगा, इनटू में 2 भी है तो 2 डिवाइड में ले आओ, तो 6/2 3 मिलेगा हमें। तो ये दो वैल्यूज मिली हमें, म्यू की वैल्यू ये मिल रही है, आंसर आ चुका है, और लैम्डा की वैल्यू ये मिल रही है। ओके, तो इतना ही करना था बस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है ये, और एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कई बार। हमें गिवन है कि ए डॉट बी की वैल्यू जीरो है, ओके, एंड ए क्रॉस बी की वैल्यू भी जीरो है, और कह रहे हैं कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी। आप वेक्टर ए और बी के बारे में क्या बता सकते हो, क्या आपने इसके हेल्प से समझा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की क्या नेचर है, कैसा है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं बस। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम सोचेंगे पहले कि ए डॉट बी अगर जीरो है तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है या तो ए जीरो होगा, है ना, अगर ए वेक्टर जीरो हुआ तब ए डॉट बी जीरो आएगा, या बी वेक्टर जीरो होगा, है ना, तब भी जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट, या दोनों के दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर ए वेक्टर नॉन जीरो है, बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, और इक्वल टू जीरो आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट इफ एंड ओनली कब आता है, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के। तो तीसरा केस ये बनेगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा, और अगर दोनों ही जीरो नहीं हुए तो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए वेक्टर जीरो या बी वेक्टर जीरो, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसके बाद हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जानते हो सब। ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ या तो ए वेक्टर जीरो हो या बी वेक्टर जीरो हो। अगर ये दोनों जीरो नहीं होते हैं तब ए वेक्टर पैरेलल होना चाहिए बी वेक्टर के, तभी जीरो होगा, ठीक है। तो ये बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये सब कुछ हमने पहले देख रखा है, या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी, या ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के। ओके, ये दो बातें बन रही है, ठीक है। अब हम इनको देख के सोचेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि ए वेक्टर पैरेलल भी हो बी वेक्टर के और ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के। सोचो साथ में, पॉसिबल है। तो आंसर नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस केस में अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हुए तब ये बनेगा, है ना, मतलब ए वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, और जीरो आ रहा है डॉट प्रोडक्ट हमारा, मतलब क्या था, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर के। और यहाँ पे भी अगर नॉन जीरो वेक्टर से दोनों के दोनों, तब पैरेलल होंगे जीरो होने के लिए। तो दोनों चीज साथ में नहीं हो सकते कि परपेंडिकुलर भी हो कोई दो वेक्टर और पैरेलल भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कांट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में हो ही नहीं सकते भाई। ये बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है, ओके। इसका मतलब क्या बना कि या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों जीरो में कोई ना कोई एक जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, हेंस ए वेक्टर जीरो, और लिखा है यहाँ पे, या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। मैं फिर भी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बात छोटी सी, देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर
अगर नॉन जीरो वेक्टर हुए, मतलब ए वेक्टर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, बी वेक्टर की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जीरो वेक्टर बोल लो या जीरो बोल लो, एक ही बात है। नॉन जीरो है तब ये परपेंडिकुलर होगा, ये पैरेलल होगा इक्वल टू जीरो होने के लिए। लेकिन कोई वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल साथ में नहीं हो सकते, इसलिए इसलिए इनमें से कोई एक सेटिस्फाई होगा। या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा, ठीक है। ए वेक्टर जीरो या बी वेक्टर जीरो हो सकता है, दोनों ही जीरो हो, तब भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ ये बातें लिखनी है पेपर में और आपका नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है ये। लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज, हमें तीन वेक्टर गिवन है ए बी और सी, जिनकी वैल्यूज ये है, ठीक है। ए वन आई कैप, बी ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप और सो ऑन, और भी लिखे हुए हैं। उसके बाद कहा गया है कि हमें शो करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, तो कैसे करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, इसे करने के दो तरीके हैं, मैं वो बताऊंगा जो आसान है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये भी है कि आप ए वेक्टर की वैल्यू लो, पुट करो, बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू लो, लेकर पुट करो, उसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा, फिर इनमें भी करो, ठीक है। तो हम इसे नहीं करने वाले वैसे तो, लेकिन आपको जल्दी करना है तो आप ये प्रॉपर्टी देखो, उसको याद कर लो, 2 मिनट लगेंगे याद करने में। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना हो, ठीक है, और आपके पास कुछ ऐसा गिवन हो, x1 प्लस y1, मतलब कुछ भी होगा, x1 y1 कुछ भी हो सकता है, और x2 प्लस y2, x3 प्लस y3, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। और नीचे लिखा है ए बी सी ई एफ जी, मतलब कुछ भी ए बी सी ई एफ जी कुछ भी हो सकते हैं। तो आप इसको ना ये लिख सकते हो, मतलब x1 x2 x3, ओके, ए बी सी ई एफ जी, ए बी सी ई एफ जी, फिर y1 y2 y3, ए बी सी ई एफ जी, ठीक है। मतलब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो इक्वल आएगी जब आप x1 y1, सॉरी x1 x2 x3 और ये पूरा सेम, और y1 y2 y3 अपॉन में यही वैल्यू सेम टू सेम, ठीक है। इनका डिटरमिनेंट निकालो, सेपरेट ऐड कर दो, तब इसके बराबर आएगी। ओके, तो हम इसे यूज करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे कि यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखा हुआ है, देखो बीच में प्लस है, ठीक है ना। इस पैटर्न को याद रखना, हो सकता है ये वाली बात यहाँ लिखी हो, ये वाली बात ऊपर लिखी हो, तब भी ये पैटर्न जो है रिपीट होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है चैप्टर 4 की, जो आपको वैसे भी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे भी आई कैप है, तो कॉमन लोगे आप, तो बी वन प्लस सी वन आएगा ब्रैकेट में। ये बात सबको क्लियर है? मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। फिर जे से जे कॉमन लेंगे, के से के कॉमन लेंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है? ये मिलने वाली है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ए वन ए टू ए थ्री, क्योंकि ये ए वेक्टर का वैल्यू थी। उसके बाद हमने क्या किया है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर यहाँ पे ऐड किया गया है, ओके। आई जे के कॉमन लेकर बी वन प्लस सी वन हो गया, बी टू प्लस सी टू, बी थ्री प्लस सी थ्री हो गया, ओके। इसके बाद हम जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर के हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें करना क्या होता है, ये सबको पता है। अगर दो वेक्टर मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है और हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहली रो में आई जे के लिखते हैं, फिर सेकंड रो में ए वेक्टर के कोफिशिएंट ए वन बी वन सी वन, फिर बी वेक्टर कोफिशिएंट ए टू बी टू सी टू हमें लिखना होता है, और उसका डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री है, फिर यहाँ पे क्या है, बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू, बी थ्री प्लस सी थ्री, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, क्या ये प्रॉपर्टी हमने देख रखी है पहले? बिल्कुल देख रखी है। इस प्रॉपर्टी ने क्या सिखाया था हमें कि अगर कुछ ऐसा गिवन होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैं इसको यूज करने वाला हूँ, देखो मैं लिखने वाला हूँ इसे, ऊपर जो है सेम टू सेम आई जे के, ए वन ए टू ए थ्री, नीचे देखो
B1 + C1 है, B2 + C2 है, B3 + C3 है। तो एक काम करते हैं, पहले B1 लिख दो, B2 लिख दो और B3 लिख दो, फिर डिटर्मिनेंट, फिर प्लस एक और डिटर्मिनेंट। वापिस से हमें ये सब कुछ कॉपी करना है, आई जे के को, A1 A2 A3 को। यहाँ पे हमने B1 B2 B3 यूज कर चुके हैं, क्या क्या बचा हुआ है, C1 C2 और C3। देखो ये वैल्यू आई। ओके, सेम टू सेम यही यूज हुआ है। यहाँ पे था x1 + y1, तो हमने एक बार x1 लिखा था, यहाँ पे y1 लिखा था, x2 y2 x2 फिर y2, और बाकी जो नीचे था सब कुछ सेम टू सेम लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पे भी सब कुछ सेम टू सेम लिखे हुए हैं ऊपर है जो, ठीक है, ये जो है ऊपर दोनों रोज के वैल्यू सेम टू सेम है। जो ये रो था उसको हमने सेपरेट कर दिया इसकी हेल्प से। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास RHS की वैल्यू। अब हम निकालते हैं LHS की वैल्यू। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। LHS आ चुका है, RHS निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी बताओ। इसमें क्या है हमारे पास, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आने वाली है सोच के। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये रहा A वेक्टर, ये रहा B वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट हम। हमें पहले रो में आई जे के लिखना होता है, आई जे और के। इसके बाद ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, A1 A2 A3। तो यहाँ पे A1 A2 A3 लिख दो। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, B1 B2 B3, मतलब B1 B2 और B B3। ओके, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। फिर प्लस है बीच में, तो प्लस लिख दिया हमने। फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करना है, तो वापस से हमें पता है क्या करना होता है। पहले तो हमें आई जे के लिखना होता है, आई जे के। अब ए वेक्टर की बात हो रही है, ए वेक्टर की कोफिशिएंट क्या है, A1 A2 A3। फिर क्रॉस में सी वेक्टर करना था, सी वेक्टर की कोफिशिएंट क्या है, सी वेक्टर ये रहा हमारा, जिसके कोफिशिएंट है हमारे पास C1 C2 और C3। बताओ अब देख के, क्या ये दोनों सेम नहीं आ रहे। देखो सब कुछ सेम सेम नहीं दिख रहा आपको, जो यहाँ लिखा हुआ है और जो यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ सेम टू सेम लिखा हुआ है कि नहीं। हमें इक्वल प्रूव करना था। हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू निकाली, प्रॉपर्टी यूज की, तो ये वैल्यू मिली। फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू मिली। तो क्या दोनों साइड सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो हेंस प्रूव्ड। इतना ही हमें करना था बस, कोई कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपको सिर्फ ये याद करना है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, बाकी कुछ नहीं था बड़ा इसमें। इजी था, आसान सा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। हमें कहा गया है कि इफ इधर a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, मतलब कि अगर a इज इक्वल टू 0 हो या b इक्वल टू 0 हो, देन a क्रॉस b इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर a वेक्टर या b वेक्टर दोनों में से कोई सा भी 0 हुआ, ठीक है, तो हम जानते हैं 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 ही होता है। तो 0 इंटू में कुछ भी हो 0 आएगा। ओके, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहे हैं कि इज द कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ, अब कह रहे हो देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर अगर 0 होगा, ए वेक्टर क्या लिख दूं मैं, ए वेक्टर स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, या बी वेक्टर, दोनों के दोनों अगर 0 वेक्टर हुए, तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी 0 आएगा, है कि नहीं। ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0 आएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें हमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 वेक्टर आएगा। क्योंकि 0 वेक्टर क्यों आएगा, क्योंकि ए वेक्टर 0 वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। 0 इंटू कुछ भी हो 0 होता है। लेकिन अब ये कुछ और कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि क्या कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अगर वैल्यू दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 0 आ रही है, तो क्या ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर होगा। ये बात कह रहे हैं, समझ पाए। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले कहा गया कि ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो ए क्रॉस बी 0 होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी 0 है। अब बताओ कि ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो आंसर है नहीं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, देखो
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू हो सकता है 0 आ रही हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि या तो ए वेक्टर 0 होगा या बी वेक्टर 0 होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू होती क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में साइन थीटा इनटू में एन यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, हो सकता है कि ये 0 ना हो, ये 0 वेक्टर ना हो, ये 0 हो, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो। मानते हो कि नहीं मानते? मैं एग्जांपल भी दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। लेकिन जो मैंने बातें कही वो बात समझ लो, उनको लिख लो। क्या लिखना है हमें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 0 होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होगा। तो ये बातें वहां पे लिख रखी है मैंने, इनको देखो। पहली बात जो हमने स्टार्टिंग में करी थी कि इफ ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 है, देन ए क्रॉस बी 0 होगा, हम जानते हैं बिल्कुल होगा। उसके बाद कही गई क्या कन्वर्स ट्रू है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 0 भी आ रही हो, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 ही होगा। इसलिए लिखा गया है यहाँ पे मे नॉट होल्ड, मतलब देन ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 मे नॉट होल्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि ये 0 हो। क्यों 0 नहीं हो, रीजन यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी इंटू में साइन थीटा। हो सकता है साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? हो सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू 0। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, देन अगर ए और बी पैरेलल हुए तो थीटा क्या होगा, 0 होगा हमारा। ओके, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और साइन 0 इंटू में कुछ भी हो 0 आएगा, है ना? तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आ रही है। अब बात आती है सर एग्जाम्पल तो दो। आपने ये बात तो बता दी कि थीटा अगर 0 होगा तब भी ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आ सकती है, इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन कोई एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। दो वेक्टर ले लो जो पैरेलल है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन से वेक्टर पैरेलल है? सिंपल सी बात है, हमने एक ए वेक्टर मान लिया, कुछ भी मान लो, आई प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर मान लो, यहाँ पे आई प्लस जे प्लस के है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से कर दो या 4 से, जो आपको मन कर रहे उससे कर दो। 2 से कर देते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये दो वेक्टर आ चुके हैं, ये दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि इस वेक्टर का आपको याद होगा पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आता है। मैं प्रूव कर देता हूँ, चलो सिंपल सी बात, खत्म करते हैं बात। मैं प्रूव कर देता हूँ, ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आ रही हो, देखो ना ये वेक्टर 0 वेक्टर है ना ये वेक्टर 0 वेक्टर है, मानते हो इस बात को? लेकिन देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आएगी, पक्का आएगी, इसलिए हमारा कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमें आई जे के लिखना होता है पहले रो में, फिर इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1। इसका कोफिशिएंट क्या है, आई जे का 1 है, के का क्या है 1 है। यहाँ पे आई के साथ में क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बताओ? आई लिखा हमने 1 इंटू टू, 2 माइनस 1 इंटू में 2, 2 मतलब 0 आएगा। फिर माइनस जे 1 इंटू में 2 2 आएगा, फिर माइनस 1 इंटू में 2 2 आएगा मतलब 0। फिर प्लस में के 1 इंटू टू, 2 1 इंटू टू, 2 2 माइनस 2 मतलब 0। तो ये सब कुछ 0 0 और 0 आ रहा है, मतलब 0 वेक्टर आ रहा है। समझ में आई बात? ये ऐसे लिख लो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। क्या आ रहा है हमारे पास, 0 वेक्टर आ रहा है। तो हमें एक दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 0 वेक्टर मिल रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं बना कि या तो ए वेक्टर 0 होगा या बी वेक्टर 0 होगा। हो सकता है कि दोनों 0 ना हो फिर भी ए क्रॉस बी 0 आए। ओके, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, और हमें इसके कोने दे रखे हैं, मतलब वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी और सी। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, नोट कर लो। यहाँ पे मैंने हर किसी की बात की गई है, की है, मतलब पैराग्राम की बात की है, जब उसके एडजेसेंट साइड्स गिवन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आजू बाजू वाले साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, मतलब जैसे कि ए बी और ए डी, ये क्या है यहाँ पे आजू बाजू वाले, मतलब ए बी ए डी हमें गिवन होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और उसके बाद उस वेक्टर का जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आएगी, सिर्फ अभी आप नोट कर लो।
ठीक है। उसके अलावा अगर हमें पैरेललोग्राम गिवन है लेकिन उसके साइड्स नहीं है गिवन, हमें गिवन है डायगोनल्स, है ना। डायगोनल क्या होते हैं, ये डायगोनल्स, तब भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। फॉर्मूला सिंपल सा है, 1/2 D1 क्रॉस D2, मतलब डायगोनल्स का ना क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और जो वैल्यू आएगी, जो वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और बाद में उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड केस भी है कि एक साइड गिवन हो और एक डायगोनल गिवन हो। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose one side and one diagonal are along वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, ये तीनों जगह पे बात किसकी हुई है, पैरेललोग्राम की हुई है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल गिवन है, तो ट्रायंगल की बात इसमें की गई है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose साइड्स आर अलोंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब जो ट्रायंगल का साइड्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर के अलोंग है, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से 1/2 के बाद ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो हमें तो वेक्टर दे नहीं रखा, हमें पॉइंट्स गिवन है, तो क्या हम पॉइंट्स की हेल्प से वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक काम कर लो, या तो आप इसको ए बी वेक्टर लिख लेना या एक छोटा सा ए वेक्टर लिख लेना, मर्जी है। मैं दोनों बात लिख रहा हूँ क्योंकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि फॉर्मूले में ए और बी वेक्टर यूज किया गया है ना इसमें, और यहाँ पे ए बी और ए सी लिखा हुआ है, तो डाउट कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन ये है हमारे पास, ठीक। हमें लेने हैं आजू बाजू वाले साइड्स, मतलब जैसे कि ए बी लिया फिर ए सी लिया। ओके, सिंपल सी बात, ए बी फिर ए से सी, कोई से भी ले लो, जैसे कि बी सी और बी से ए, या सी ए और सी से बी, जो भी लेना है ले सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन लेने कैसे, ए बी फिर ए से स्टार्ट करना है, ए सी। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स मतलब आजू बाजू वाले साइड्स। डन, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि ए बी लिया है और अगले बार में बी ए सी जगह पे सी ए ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए बी फिर ए सी, इसी पॉइंट को फिक्स कर लिया हमने, तो यहां से हम करेंगे बात। चाहे आप कोई से पॉइंट फिक्स कर लो, अगर आपने इसको किया है तो सी ए और सी बी, ठीक। तो इसको मैंने लेट किया है ए वेक्टर, मर्जी है आपको, करना है कर लो, नहीं करना लेट मत करो, आप सिर्फ ए बी वेक्टर लिख दो। यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया। और दूसरी चीज वो फाइंड करनी है हमें, बी वेक्टर लिखना है, बी वेक्टर लिख लो या ए सी वेक्टर लिख लो। देखो ये चॉइस है आपके पास, ये लिखना है ये लिखो, ये लिखना है ये लिखो, ठीक। मैंने दोनों लिख दिया ताकि डाउट ना रहे। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकलता है, बी माइनस ए करना होता है हमें, है ना। तो 2 - 1 1 आएगा, मतलब 1 आई कैप। 3 - 1 मतलब 2 आएगा, प्लस का 2 जे कैप। 5 - 2 मतलब 3 आएगा, 3 के कैप। ये आपने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ रखा है, ये ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए करना होता है। सेम टू सेम ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, सी माइनस ए करना होगा। क्या करना होगा, सी माइनस ए, मतलब 1 - 1 0, 0 आई कैप। फिर 5 - 1 4 होगा, 4 जे कैप, प्लस 5 - 2 मतलब 3, 3 के कैप। ओके, इसके बाद फॉर्मूले ने कहा था हमसे कि 1/2, फॉर्मूला क्या है एरिया का, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो जल्दी से बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, 1/2 मैग्नीट्यूड किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी निकाल सकते हो आप, आराम से निकल जाएगा, सबको आता है निकालना। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, डिटरमिनेंट करना होता है हमें, है ना। पहले हमें फर्स्ट रो में आई जे और के लिखना होता है, फिर जो वैल्यूज है यहाँ पे, आई के साथ क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, जे के साथ में 2 है, के साथ 3 है, यहाँ पे 0 है, 4 है और 3 है। तो वैल्यू क्या आने वाली बताओ, आई लिखना होगा हमें, फिर 2 × 3 6 माइनस 4 × 3 12, 6 - 12 माइनस का 6 आएगा। फिर माइनस का जे, 1 × में 3 3, माइनस 3 × में 0 0 मतलब 3 आएगा सिर्फ। और फिर प्लस का के कैप, 1 × 4 4, -2 × 0 0 मतलब 4 आएगा यहाँ पे। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस का 6 आई कैप, माइनस का 3 जे कैप, फिर प्लस का
4k कैप। ओके, ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब वापस से इस पार्ट पे आते हैं। हमें निकालना था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पहले हमने ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। और वो कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना हम, +4 का स्क्वायर। हमें करना क्या होता है मैग्नीट्यूड के लिए, जो भी आई के साथ है, जे के साथ है, के साथ में है, सबका स्क्वायर कर दो और रूट के अंदर लिख दो। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। इनटू में 1/2 था तो 1/2 अभी भी है। तो अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। 1/2 -6 का स्क्वायर 36 होगा, +3 का स्क्वायर 9, +4 का स्क्वायर 16। ओके, तो इन्हें ऐड कर लो आप। 36 + 9 हमारा 45, 45 + 15 60 + 1 61, है ना। तो ये आ चुका है हमारे पास √61/2। क्योंकि ये एरिया है इसलिए यहाँ पे आप स्क्वायर यूनिट लिख दो, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर गिवन नहीं है, तो स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना था, सिंपल सी बात है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, आपको ए क्रॉस बी करना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इनटू में हाफ है तो हाफ भी कर देना है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें फिर से फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are defined by the vector a and b। मतलब उसके आजू बाजू वाले साइड्स, मतलब एडजेसेंट साइड्स जो है वो ये ए और बी वेक्टर है, ठीक है। और हमें फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are along a vector and b vector is, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो हमें पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, पहले आई जे के लिखो, फिर इनके कोएफिशिएंट लिखो, है ना, और डिटरमिनेंट निकाल दो। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने। तो जल्दी से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और बताओ क्या आएगा। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, आई, और -1 इंटू में 1 -1, -3 इंटू में 7 -21, -21 मतलब प्लस का 21, फिर माइनस जे कैप, 1 इंटू में 1 1 आएगा, -3 इंटू में 2 मतलब 6 -6 आ गया, प्लस के कैप 1 इंटू 7 मतलब माइनस का 7 हो गया, क्योंकि -7 है यहाँ पे। फिर -1 इंटू में 2 मतलब -1 इंटू में -2 मतलब प्लस का 2 आ जाएगा हमें हमारे पास। ये आ चुका है, ये 20 आएगा, 20 आई, क्योंकि 21 -1 20 होता है, और माइनस का 5 यहाँ पे मिलने वाला है, और माइनस जे आगे लिखा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 5 जे, और -7 + 2, ये हमें माइनस का 5 मिलेगा, इंटू में के मतलब माइनस का 5k कैप। ओके, तो ये वैल्यू मिल रही है हमें। अब जल्दी से जो हमारा नेक्स्ट काम है वो करते हैं। हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, इसलिए क्योंकि हमें एरिया में मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो एरिया क्या आने वाला है बताओ, एरिया इक्वल टू रूट के अंदर, ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड करो आप और मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। 20 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 400 प्लस 25 प्लस 25 मतलब 50। तो 450 मिल गया हमें रूट के अंदर, 450। और इसको आप लिख सकते हो 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो रूट के अंदर 2 इंटू में 15 का स्क्वायर। ओके, तो ये 15 का स्क्वायर है तो 15 बाहर आ गया और √2 बच गया हमारे पास। क्योंकि ये एरिया है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख दो। ओके, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना था, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी आसान सा है ये। लेट दी वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3, ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल √2/3। देन हमें गिवन है कि मैग्नीट्यूड किसका,
ए क्रॉस बी का 1 है। आप बोलोगे सर कहाँ लिखा है? लिखा है, ध्यान से देखो, वहां पे लिखा हुआ है कि देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? यूनिट वेक्टर होगी। मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यही होता है ना मतलब यूनिट वेक्टर का, जो भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये हमें डायरेक्ट नहीं गिवन था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में गिवन था, तो हमने लिख दिया। ठीक है, फिर कहा गया है इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, क्या होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ये वाली आपको याद होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हम जानते हैं, इसको अप्लाई कर लो। इसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 3 गिवन है, और इसकी हमें √2/3 गिवन है। तो हमें साइन थीटा मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम थीटा निकाल लेंगे। ओके, हमें एंगल फाइंड करना है दोनों के बीच का, ए एंड बी के बीच का एंगल, मतलब थीटा फाइंड करना है। तो इसको यूज कर लो। तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है, इक्वल टू इसकी वैल्यू 3 है, इंटू इसकी वैल्यू क्या है? √2/3 इंटू में साइन थीटा। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल। तो हमें साइन थीटा क्या मिल रहा है बताओ? साइन थीटा इक्वल टू में 1/√2। √2 को डिवाइड में ले आओ, 1/√2। तो आप एक काम कर लो, √2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 30 की वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हो इसको, 30 की तो 1/2 होती है ना, मतलब 45 की होती है। तो साइन π/4 ले सकते हो इसको। तो साइन से साइन कैंसिल, हमें क्या मिलने वाला है? थीटा इक्वल टू π/4। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टेक्स ए बी सी और डी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है और बतानी है। तो ये बात आप नोट कर लो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। ठीक है, ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी, याद कर लो इसे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें दे क्या रखे? वर्टेक्स दे रखे हैं कोने। ए की वर्टेक्स है ये हमारे पास, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है। कुछ बच्चे को डाउट हो सकता है कि सर वर्टेक्स तो पॉइंट में होना चाहिए, ये वेक्टर में क्यों है? तो मैं बता दूं कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर बोलूं फाइंड करने के लिए, तो उसमें आई जे के लगाना होता है। हमने सीख रखा है 10.2 में, हमने इस पे बात कर रखी है। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है पॉइंट ए बी सी डी के। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें आई जे के हटा के पॉइंट भी निकाल सकते हो, जिसकी नीड नहीं है निकालने की यहाँ पे, लेकिन फॉर नॉलेज मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये आई जे के क्यों आया? क्योंकि आपने पोजीशन वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? रही बात, हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है, कैसे निकलता है? बी माइनस ए, है ना, जानते हो, बी माइनस ए। वैसे ही ए डी वेक्टर निकालना है तो कैसे मिलेगा? डी माइनस ए। ओके, तो ए बी वेक्टर फाइंड कर लो पहले। तो ए बी वेक्टर करना है मतलब बी माइनस ए करना है, तो आई माइनस माइनस आई, तो ये क्या मिलेगा हमें? 2i कैप मिलेगा। फिर 1/2j माइनस 1/2j, मतलब ये तो 0 हो गया, 0j। 4k माइनस 4k, मतलब 0k। उसके बाद AD वेक्टर की वैल्यू भी फाइंड कर लो, बताओ क्या मिलेगी? AD मतलब D माइनस A करना है। ओके, तो माइनस आई माइनस माइनस आई, मतलब समझ पाए? माइनस आई माइनस माइनस आई, तो ये क्या हो गया? माइनस आई प्लस आई, मतलब 0 आएगा, 0i कैप। फिर 1/2j माइनस 1/2j, मतलब 0j कैप। फिर 4k माइनस 4k, तो 0 का 4k। यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्वेश्चन में, शायद गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस है। ओके, सही कर लो इसे, यहाँ पे माइनस था, तो अब यहाँ पे 0 तो नहीं आने वाला, क्या आएगा? -1/2j माइनस 1/2j, मतलब
1/2j माइनस 1/2j मतलब -2/2j मतलब माइनस का j मिलने वाला है। ओके, तो ये गलती हुई है हमसे क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, तो माइनस का j आएगा यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a क्रॉस b की, मतलब ए बी क्रॉस ए डी की। जानते हैं हम जानते हैं कैसे करना होता है। पहले तो आपको आई जे और के लिखना होगा, उसके बाद इसके कोफिशिएंट जो कि क्या है 2 0 0, तो यह यहाँ पे 2 0 0 लिख दो आप। उसके बाद यहाँ पे 0 है, जे के साथ में -1 है और के के साथ में 0 है, 0 -1 और 0, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बताओ। ये काफी इजी है निकालना। आई 0 माइनस 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू में -1 मतलब 0 आएगा। अब सब कुछ 0 आ रहा है। फिर माइनस का जे 2 इंटू 0 0 होता है, माइनस 0 इंटू 0 0 होता है, तो इंटू में यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर प्लस का के। ओके, फिर 2 इंटू में -1 मतलब माइनस का 2 और 0 इंटू में 0 मतलब माइनस का 0। लिखो या मत लिखो एक ही बात है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ आपके पास माइनस का 2 के। ओके, तो ये आ चुका है ए बी क्रॉस ए डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। एरिया क्या आएगा हमारे पास, एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, ये हम जानते हैं। और ए बी क्रॉस ए डी की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 2 के, है कि नहीं। ए बी क्रॉस ए डी की वैल्यू क्या है -2 के। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ। हम जानते हैं कैसे निकालना होता है मैग्नीट्यूड। रूट के अंदर आई का साथ में जो है वो लिख दो, कुछ नहीं है मतलब 0 का स्क्वायर। ठीक है, समझ पाए नहीं समझ पाए, मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है, इसको आप लिख दो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। ओके, एक ही बात है। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर प्लस में 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर प्लस में -2 का स्क्वायर। ओके, सबको आता है निकालना मैग्नीट्यूड, बस आपको इन कोफिशिएंट के स्क्वायर करके रूट के अंदर लिखना होता है। तो ये क्या आने वाला है, √4 मतलब 2। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर यूनिट साथ में लिखना होगा क्योंकि एरिया है ये। और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस आपको इतना ही करना था। और वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, पेपर अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है।